प्यारे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमनेस क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.1। लेकिन 6.1 से देखने से पहले हम थोड़ा आपका सर्वांगसम त्रिभुज को हम समझेंगे। हमने जिसका जो परिचय है प्रश्नावली 6.1 का जो त्रिभुज है उसका हम परिचय पूरा आपको अच्छे तरीके से बता चुके हैं। अगर वो वीडियो किसी ने ना देखी हो तो हमारे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट बनी है क्लास 10th नाम से, आपका क्लास 10th 2026-27 तो वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। 2 प्ले लिस्ट बनी, एक 9th की बनी होगी और एक 10th की बनी, तो वहाँ पर आप 10th में जा करके देख सकते हैं। सारी क्लासें आपका अभी तक जितनी भी क्लासें 10th में हुई हैं वो सारी हमने वहाँ पर प्रोवाइड करा चुके हैं। तो अब त्रिभुज में हमारा आपका सारा वैसे हमने इंट्रोडक्शन उसमें सब बता दिया था। एक आपका सर्वांगसम त्रिभुज जो है वो वहाँ पर रह रहा था और उसका मतलब अभी उससे रिलेटेड अभी सवाल भी आपका रिक्त स्थान में देखने को मिलेंगे। तो हमने सोचा आप सर्वांगसम त्रिभुज भी आपको समझाने हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है। तो समझते हैं सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है। सर्वांगसम देखो अभी हम पढ़ कर गया है समरूप त्रिभुज। अच्छा पहले हमें ये बताओ, रिकॉल करो कि समरूप त्रिभुज में क्या होता था। उसमें ये होता था कि आपकी दोनों आकृतियाँ कैसी होती थी, मतलब इनका आकार तो समान होता था। ठीक है, कैसे आपका इनका क्या होता था, आकार समान होता था इस प्रकार से। यही तो होता था समरूप त्रिभुज में यही तो होता था। हाँ चलो देखते हैं क्या हमने बताया आपको। हाँ क्या बता रहे थे, हाँ समरूप त्रिभुज में हमने क्या बताया था आपको कि आकार तो इसका समान होता है लेकिन आकृति जो है इसकी आकृति कह लें या माप कह लें समरूप में अलग अलग होती थी। जैसे ये आपका आकार है तो आकार आपके दोनों, जैसे ये वाला बना है वैसे भी ये भी बनेगा, लेकिन इसके माप में आप माप से समझ सकते हैं कि माप में जो है माप सेम नहीं होगी, माप भिन्न भिन्न हो सकती है। अगर आप इसे मापो तो ये छोटा बना तो इसकी माप कम होगी, एग्जाम्पल में से 3 तो इसकी माप ज़्यादा, इसकी 5 निकल आए। तो इस प्रकार से इसकी माप में अंतर हो सकता है लेकिन जो आकृति है वो जो है आपकी कैसी होगी, समान होगी। आकृति समान होगी लेकिन माप में भिन्नता हो सकती है, वो आपका समरूप होता था। ये क्या होता था, समरूप होता था। अब सर्वांगसम समझते हैं। सर्वांगसम में क्या होता है, सर्वांगसम में ये होता है कि यहाँ पर आपका आकृति भी समान होती है, आकृति भी समान होती है, आकृति समान कम आकार भी समान होता है। आकार भी जो है कैसा होता है, समान होता है। आकृति भी समान होती है और इसका आकार भी समान होता है। जैसे हमने एग्जांपल में आपका एक ये त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये त्रिभुज तो जैसा सेम ये वाला है सेम वैसा, मतलब थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया लेकिन दोनों ऐसा आप समझ सकते हो कि दोनों सेम बनेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको कम पतला किया है, दोनों जो है वो आपका सेम बनेंगे, दोनों त्रिभुज सेम बनेंगे बिल्कुल। कोई भी किसी भी प्रकार का ना माप ना आकृति ना आकार का किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। तो ये दोनों जैसे सेम बनेंगे तो वो हो जाता है आपका सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक है, समझ में आई ना बात। अब एक चीज़ अब और यहाँ पर आप नोट डालकर लिख दो। क्या लिखोगे नोट डालकर, एक बात जरूरी बात कि यहाँ पर देखो सभी जो आपके कैसे सभी सर्वांगसम जो हैं, सभी जो सर्वांगसम आकृति जो है वो समरूप हो सकती हैं। जो सर्वांगसम आकृतियां हैं वो समरूप हो सकती हैं लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती हैं, क्योंकि भाई वो हो ही नहीं सकती। ये तो आपका सर्वांगसम में क्या होता है, हमने बताया कि उनके जो आकार भी सेम होना चाहिए और आकृति भी सेम होना चाहिए। समरूप में भाई एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, तो ये आपका कभी भी सर्वांगसम तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन सर्वांगसम वाली समरूप जरूर हो सकती हैं। ठीक समझ में आई ना बात। तो वैसे लिखेंगे हम कि सभी मतलब समरूप सभी सर्वांगसम आकृति सर्वांगसम। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये आपका यहाँ से वैसे समझ भी सकते हो कि आपका सभी समरूप आकृति सर्वांगसम हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अलग अलग होती है। ये ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, हाँ, लेकिन सर्वांगसम जो है वो समरूप हो सकती है लेकिन समरूप वाली सर्वांगसम नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बस इतना आपका सर्वांगसम त्रिभुज। आप आशा करेंगे आप सर्वांगसम आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर। देखो अब प्रश्नावली 6.1। ठीक है, अब सर्वांगसम समरूप सब क्लियर कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब ध्यान से समझो, इसमें लिखा है कि जो सभी वृत्त हैं वो आपके क्या होंगे,
इसके साथ में दो ऑप्शन दिए गए, एक सर्वांगसम एक समरूप। बताओ भाई, अभी हम आपको समझा करके आए हैं कि सभी व्रत हैं आपका ये कैसे हो सकते हैं, सर्वांगसम हो सकते हैं क्या? सर्वांगसम नहीं होंगे, ये आपके समरूप ही होंगे। क्योंकि कारण अभी आपको बता रहे हो और आगे पीछे बता करके भी आए कि देखो व्रत सर्वांगसम भाई देखो, अब ये जरूरी ये तो कह नहीं रहा कि ये ऐसे ही व्रत होंगे दोनों भाई बराबर। एक व्रत हम छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, तो फिर ये समरूप हो सकते हैं। लेकिन यहाँ करें सभी की बात करें ना, तो सभी व्रत सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। क्योंकि सर्वांगसम में हम भाई अगर सर्वांगसम दिखाना है, सर्वांगसम तब कब हो सकता है जब ये दोनों भाई बराबर हों। जरूरी हम बराबर बनाए, हम एक छोटा बना दें, एक बड़ा बना दें, एक बड़ा बना लें, तो फिर ये तो आपका सर्वांगसम नहीं होगा ना। तो इसलिए सभी व्रत कैसे होंगे आपके समरूप। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है भाई। अब दूसरा इसी प्रकार से देखो, अब इसमें भी सेम वही बात है कि सभी वर्ग क्या सर्वांगसम होंगे कि समरूप होंगे? सभी वर्ग भाई सिंपल सी बात है, समरूप होंगे। सर्वांगसम के लिए क्या होता है, सर्वांगसम की कंडीशन ये होती है कि दोनों जो है सेम, बिल्कुल सेम डिक्टो सेम जो चित्र होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सभी वर्ग की बात कर रहा है। अगर हम एक वर्ग छोटा बना दें, एक वर्ग बड़ा बना दें, तो भाई समरूप तो हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम तो होंगे नहीं, क्योंकि सर्वांगसम के लिए दोनों चित्र बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो इस यहाँ पर आपका क्या होगा, समरूप सही हो जाएगा, सर्वांगसम गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? अब इसी प्रकार से देखो आगे, इसमें क्या कह रहा है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा बताओ, सभी जो त्रिभुज है वो कैसे समरूप होते हैं? सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? बताओ कौन समरूप होंगे? आपका समद्विबाहु त्रिभुज कैसे समरूप हो जाएंगे? समबाहु त्रिभुज है जो समरूप होंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, समबाहु, समबाहु मतलब उनकी भुजा बराबर होंगे तो वो आपके समरूप हो जाएंगे। अब हम समद्विबाहु की बात करें, देखो समद्विबाहु में अगर हम आपका जैसे ये हमने बनाया ये वाला, देखो समझो, दूसरे पेज में समझाते हैं आपको। चलो देखो यहीं समझ लेते हैं। समद्विबाहु में देखो हमने ये बनाया, एक आपका ये बना दिया समद्विबाहु। समद्विबाहु में क्या होता है, कोई दो भुजा बराबर होती हैं, एक भुजा भिन्न होती है। यहाँ पर हमने एक 4 दिखा दी, ये आपका 5 दिखा दी या 3 दिखा दी। अब हमने क्या किया, फिर सेम इसी में हमने क्या कर दिया कि ये वाली भुजा जो है आपकी इस प्रकार से ये दिखा दी, और ये वाली इस प्रकार से दिखा दी, और ये ऐसे बना दिया। ठीक है, ये भी तो समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु हमने क्या किया कि आपकी ये दो भुजा बराबर दिखा दी, आपका ये वाली दिखा दी 3 और ये दिखा दी 4, ये दिखा दी 5। अब ये अलग अलग दिखा दी ना, लेकिन भुजा तो हमने यहाँ पर भी देखो 2 बराबर है, यहाँ पर भी 2 सॉरी 4 5 2 बराबर दिखानी ना, ये बराबर, ये वाली यहाँ पर बराबर दिखा दी और ये भी 3 दिखा दी। तो देखो बराबर तो हैं, देखो ये भी समद्विबाहु है ना, 2 भुजा बराबर एक भिन्न है, 2 भुजा बराबर एक भिन्न है। लेकिन क्या ये समरूप हैं? समरूप नहीं होंगे, समद्विबाहु समरूप नहीं होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर हमने ये तो क्या, लेकिन चित्र में अंतर आ गया ना। अब समरूप क्या होता है, समरूप में भाई देखो चित्र सेम बनना चाहिए। हमने अभी बताया समरूप की कंडीशन क्या होती है, आकृति जो है वो आकार जो है वो सेम होना चाहिए है। ठीक है, फिर जो आकृति में अंतर मतलब कि माप में अंतर हो सकता है, माप में अंतर हो सकता है, लेकिन आकृति में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो आकृति में ही अंतर हो गया, तो सभी समबाहु समद्विबाहु जो है वो समरूप नहीं होंगे आपका। हाँ, समबाहु समरूप हो जाएंगे, क्योंकि समरूप में भाई सिंपल सी बात है, कैसे भी बना लो आप, सारी भुजा बराबर ही होंगी, चाहे जैसे बनाओ सारी भुजा आपकी बराबर ही आएंगी। तो आपका समबाहु जो है समरूप हो सकता है। तो यहाँ पर हमने वही चीज लिखी थी कि समबाहु आपका समरूप हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब तो क्लियर हो गया होगा। अब इसी प्रकार से देखते हैं चौथा नंबर में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप हैं। ठीक है भाई, भुजाओं की समान संख्या है, उनके 2 बहुभुज जो है समरूप हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हों। संगत कोण भाई अगर समरूप की बात हो रही है तो उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, संगत कोण बराबर हों। ठीक है, संगत कोण जो हैं वो बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं भी कैसी हों, भुजाएं समानुपाती में हों, समानुपाती में हो। एक बार फिर से समझते हैं क्या कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाएं उनकी समान संख्या है, 2 बहुभुज जो है वो समरूप हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हैं। अब 2 मतलब भुजा जो है उनकी समान भुजा वाली 2 जो आपको कैसे हैं, बहुभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण कैसे होंगे आपस में। जैसे हमने कोई भुजा, जैसे हमने बताया था आपको एंगल से, जैसे हमने कोई बनाया तो यहाँ पर कोई अगर 2 भुजा बराबर होंगे तभी आपका समरूप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समरूप ये हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर उनकी संगत भुजाएं समानुपाती में हो तो भी वो आपका
हो जाएगा समरूप। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर संगत कोण बराबर हो और आपका जो संगत भुजाएं वो कैसी होनी चाहिए, समानुपाती में होनी चाहिए। समझ में आ गया ना। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरे नंबर में सवाल में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दो। युग्म जो है इसके दिए गए, इनके दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण हमको देना है। अब समरूप आकृतियाँ, तो समरूप आकृतियाँ के हमें दो उदाहरण देना है। तो चलो भाई देख लेते हैं। देखो पहला उदाहरण जैसे ये देखो दोनों हमने लिख लिए। देखो समरूप आकृति देखो सेम बनी है, लेकिन जो है ये आपका समरूप, क्योंकि यहाँ पर हम एक आकृति छोटी एक बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो सेम बनी है, सेम दोनों हमने बनाने की कोशिश की, एक बड़ी एक छोटी, तो ये आपका समरूप का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब इसमें बताने की ऐसी आकृतियाँ जो आपस में समरूप नहीं है, ऐसे हमें दो आकृतियों को उदाहरण देना है जो आपस में समरूप नहीं। एक पहला उदाहरण ये आपका रहा, पहला ये वाला, और दूसरा ये वाला रहा। अब इसमें ऐसे दो आकृतियों को उदाहरण देना जो आपके आपस में समरूप ना हो, तो भाई दे दो। एक आपका वृत्त बना देते हैं पहले में, समरूप के लिए तो कोई भी दे सकते हो कि ये वृत्त बना दिया हमने, और वृत्त के बाद एक वर्ग बना लो आप, या त्रिभुज बना लो। ठीक, तो एक उदाहरण ये हो गया। देखो दोनों के आपस में समरूप होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि समरूप के लिए आकृतियां तो सेम होनी चाहिए, लेकिन माप भिन्न भिन्न हो सकती हैं। सॉरी, आकार सेम होने चाहिए, आकार ही सेम नहीं है। अब देखो यहाँ पर पहला उदाहरण ये हो गया। अब दूसरे नंबर में दूसरे नंबर में क्या उदाहरण दे सकते हो, कुछ भी उदाहरण दे सकते हो। जैसे हमने आपका एक षटभुज बना दिया, षटभुज, ये षटभुज जैसा तो होता है षटभुज। ठीक है, मतलब षटभुज मतलब 6 भुजा वाला, 2 भुजा ये 4 ही 6, और एक ये बना दिया, और एक ये वर्ग बना दिया 4 भुज वाला हमने। तो ये क्या आपस में बराबर है, आपस में बराबर, समरूप जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, समरूप जो है वो नहीं होंगे, समरूप जो है वो नहीं होंगे, मतलब ऐसे दिखा दिया आपका, ये आपस में समरूप नहीं है। तो ये आपके हमने दोनों उदाहरण भी दिखा दिए। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल। यहाँ तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं था, समरूप का बता चुके हैं, तो ये आपस में समरूप होंगे नहीं। समरूप में बस आकृतियाँ दोनों सेम होनी चाहिए, बस माप में अंतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दोनों आकार ही अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर। अब इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि बताना है हमें चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब समरूप के लिए भाई देखो आप देख करके बता सकते हो समरूप नहीं है, क्योंकि देखो इसकी आकृति देखो कैसी बनी है और इसकी आकृति कैसी बनी है, तो आपको समझ में आ रहा साफ साफ कि आपका समरूप नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे क्या, ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका कोण, कोई भी जो कोण बराबर नहीं है। यहाँ पर आपके जो सारे कोण बन रहे हैं वो चित्र में देख रहा है आपका 90-90 डिग्री के बन रहे हैं, ये सारे 90-90 डिग्री के, लेकिन यहाँ पर कोई भी कोण आपका 90 डिग्री का नहीं बन रहा है। तो कोण किस लिए आपका समरूप नहीं है, तो आप ये भी लिख सकते हो। पहले तो आकृति से भी आपको समझ में आ रहा है, दूसरा पीछे से भी लिख सकते हो। नीचे क्या लिखोगे कि इसके जो कोण है वो बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं हैं, इसलिए कोण बराबर नहीं है, इसलिए PQRS ABCD के समरूप नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 तक ही आपका प्रश्नावली 6.1 में थी, तो आज हमने जो है सारा क्लियर कर लिया। बिल्कुल ज़्यादा कठिन नहीं था, बस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही सारी चीज़ें थी। जितना हमने इंट्रोडक्शन में बताया था वही सब आपका प्रश्नावली 6.1 में उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछ दी गई। अगर इंट्रोडक्शन जिसने सही से देखा होगा, समझा होगा, तो आप आसानी से इस प्रश्नावली को कर पाए होगे। कुछ भी कठिन ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं था, और बाकी इसमें भी हमने समझा दिया। लेकिन अगर इंट्रोडक्शन देख लिया आपने अच्छे तरीके से, तो वहाँ पर हमने आपका प्रश्न आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अभी 6.1 में तो उससे रिलेटेड कुछ नहीं आया, लेकिन 6.2 जब आप लगाओगे तो वहाँ पर ऐसा सर्वांग समता नियम हमने सब आपका इंट्रोडक्शन में समझा चुके हैं। ए रूल, ए सर्वांगता नियम का आपका ए सर्वांगता नियम, SAS ये इंपॉर्टेंट, बहुत वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला भी सारे से हम बता चुके हैं। थेल्स प्रमेय के बारे में भी हम बता चुके हैं। तो आप इंट्रोडक्शन अगर ना देखा हो तो इंट्रोडक्शन एक बार प्रश्नावली देखने से पहले जरूर देख लें, तो आपसे वहाँ को अच्छे पूरी जो चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं वहाँ सारे आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं आपको शाम 8 बजे प्रश्नावली 6.2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।